स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे अभी NCERT की सीरीज चल रही है और हमने अभी तक क्लास 6 की हिस्ट्री को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अभी हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। और इस वीडियो में हम चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें हमारे प्यारे देश भारत के बारे में पढ़ना है। तो हम भारत को समझें उससे पहले हमें ये जानना है कि भारत का भौगोलिक विस्तार कैसा है, यानी कि भारत की चारों दिशाओं में क्या क्या स्थित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ हिमालय है, भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। ऐसे तो हम लोगों ने याद कर लिया, लेकिन जब तक हम इसे नक्शे में नहीं देखेंगे ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इसके नक्शे को एक बार अच्छे से देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक बार मानचित्र में भारत के भौगोलिक विस्तार को देख लेते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ रखा है कि भारत के उत्तर में हिमालय है। तो देखिए हिमालय की जो स्थिति है वो यहाँ पे है। ऐसे मैं आपको इसके बाद एक और मानचित्र दिखाऊंगी जिसमें आपको हिमालय बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ हम चारों दिशाओं को देख रहे हैं, तो इस चित्र में आप देखिए। और हमने क्या बात किया था कि भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई। हमने पढ़ा था कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, तो यहाँ पे अरब सागर हो गया। और हमने पढ़ा था कि भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, जिसे हम लोग इंडियन ओशियन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है। अब हम लोगों ने जान लिया कि भारत के उत्तर में क्या है, जैसा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। तो ये भौगोलिक विस्तार आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम हिमालय के विस्तार को देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप हिमालय के भौगोलिक विस्तार को बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। आप इसे एक बार अच्छे से देखिए और फिर इसे अपने बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि हमारे भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है और वो कैसे कैसे कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है। जैसा कि हमने भारत के भौगोलिक विस्तार को अच्छे से समझ लिया है, तो अब हमें आगे बढ़ना है और ये जानना है कि हमारे भारत जो देश है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी कि हमारे भारत का जो एरिया है वो कितना है। तो देखिए हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि हमारे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें कि उत्तर से दक्षिण भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 3200 किलोमीटर, जो कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी है। फ्रेंड्स, आपकी बुक में 3200 किलोमीटर दिया है और हम इसी डाटा को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये दूरी हो जाती है 3214 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 2900 किलोमीटर। और ये जो दूरी है वो कहाँ से कहाँ तक की है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के कच्छ तक की है। और इसकी अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो वह है 2933 किलोमीटर। लेकिन फिर बात वही आती है कि हम NCERT पढ़ रहे हैं, तो हमें NCERT के डाटा को लेकर चलना है। तो हम क्या याद रखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात करें तो वह है 3200 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो वह है 2900 किलोमीटर। और अब हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसकी जनसंख्या यानी कि आबादी कितनी है, तो वो 120 करोड़ से भी अधिक है। देखिए हमारा जो देश है वो दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या में, लेकिन जो चीन है वो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है। यानी कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, चीन में। और सेकेंड नंबर पे किस देश की जनसंख्या है, तो वो भारत की है। लेकिन आप टेंशन मत लो, हमारा देश इसमें ऑलरेडी प्रथम होने ही वाला है। अगली काउंटिंग जब होगी, जब सेंसस जारी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो भारत देश है वो टॉप मोस्ट पे पहुंच गया है पॉपुलेशन में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में।
स्थिति से हमारा तात्पर्य है कि भारत कहाँ स्थित है और इसका जो विस्तार है वो किस तरीके का विस्तार है, यानी ये कैसे विस्तारित है। तो देखिए, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब आप समझ रहे हो ना? अगर आप नहीं समझ रहे हो तो यानी कि आपने पिछले वाले चैप्टर्स को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा है। यानी कि हमने जब फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था तभी हमने अक्षांश, देशांतर, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। अगर आप ये सब नहीं जानते तो आप पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। वही ना, अभी की बातें और आगे की बातें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। देखिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होता है वो एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपके थोड़े से भी बेस क्लियर नहीं है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड से मिस हो गया है तो आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी और फिर ये आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगी। तो मेरी सलाह है कि आप पहले पिछली चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और फिर हमारे जो देश है वहाँ के बिल्कुल मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको कर्क रेखा पढ़ाया था तो मैंने आपको उन राज्यों के नाम बताए थे जहाँ से कि कर्क रेखा होकर गुजरती है हमारे भारत देश में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपका टास्क है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो देश है भारत, उसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब आप अक्षांशीय विस्तार का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो फिर भी मैं आपको आगे समझा दूंगी। तो आप फिलहाल याद रखेंगे कि हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अब आप कहोगे कि मैं बार बार मिनट क्यों कह रही हूँ? तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि हम लोग किस चीज़ में मापते हैं इन सब को? तो डिग्री में मापते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे, और फिर उसको डिग्री को फिर किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? मिनट में, और फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इन सब चीज़ों के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर है डाउट तो जैसा मैंने कहा, पहले के चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और देखिए, हमारा जो भारतीय मानक समय है वो कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है। तो ये सब बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने अभी भी जान लिया और ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अर्थ का एक चित्र बना लेते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जो विषुवत वृत्त होती है, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, वो हमारी अर्थ को क्या कहती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसीलिए हम लोग इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि हमने डायरेक्शन पढ़ रखा है तो हमें पता है कि जो ऊपर का डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है और जो नीचे का डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है। यानी कि दो बातें तो क्लियर हो गई कि जो विषुवत वृत्त है उसने हमारी पृथ्वी को क्या किया? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो ऊपर की डायरेक्शन है वो नॉर्थ है और नीचे की डायरेक्शन जो है वो साउथ है। तो अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना जानना है कि विषुवत वृत्त का जो उत्तरी क्षेत्र होगा उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और विषुवत वृत्त का जो दक्षिणी क्षेत्र होगा उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब आप जैसा कि जानते हो कि हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, और अगर आपको ये कोई बता दे कि यहाँ पे भारत स्थित है तो आप मुझे बताओ कि ये किस गोलार्ध में पड़ता है, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ से तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अब दूसरी बात आ रही है कि जो कर्क रेखा है वो हमारे देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। यानी कि जो 23.5 डिग्री रेखा होगी विषुवत वृत्त के ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगी उसे हम लोग कहेंगे मकर रेखा। तो ये बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है आप लोगों को। तो देखिए, अब हमारे भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि ये जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के मध्य भाग से होकर गुजर रही है। यानी कि अब हमें इन दो बातों में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा कैसे हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब हम लोग जानते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इधर हम लोग जितनी भी ऐसी रेखाएं खींचेंगे वो अक्षांश रेखा कहलाएंगी। तो अब हम पढ़ते हैं
भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो देखिए, भारत जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इस तरीके से फैला है, यानी कि इसका जो विस्तार है वो कितने दूर में है, इतने दूर में इसका विस्तार है। अब हम लोग ये किसके किसके बीच में पड़ रहा है उसका मेजरमेंट देख लेते हैं, यानी उसकी दूरी को देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो अक्षांश रेखा है वो कितने डिग्री का अक्षांश रेखा है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि ये जो अक्षांश रेखा है इसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट, और ये जो अक्षांश रेखा है इसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि आखिर हम क्यों कहते हैं कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो अब यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद आपको डाउट्स हो रहे हैं, यानी कि आपने अक्षांशों के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप एक बार उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम जानते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो देखिए, हम फिर से एक अर्थ का चित्र बना लेते हैं, और देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ऐसी होती हैं, हम लोग सब जानते हैं। और ये जो डायरेक्शन है हमने नॉर्थ पढ़ रखा है, ये साउथ, और इधर का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट होता है, और इधर का जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट होता है। हमने देखा था कि ये बीच से जो रेखा गुजरी इसे हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। तो हमने इतना पढ़ रखा था। अब हमें ये जानना है कि भारत का देशांतरीय विस्तार हम लोग कैसे कहते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो कहाँ स्थित है। तो देखिए, हमने अभी जाना था कि हमारा जो भारत है वो यहाँ पे है। तो हम जान लेते हैं कि हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार किस तरीके से है। तो देखिए, देशांतर रेखाएं तो ऐसे जा रही हैं। तो देखिए, हमारा जो भारत है ये इस देशांतरों के बीच में है। तो देखिए, ये जो देशांतर रेखा है वो कौन सी रेखा होगी, ये होगी 97 डिग्री 25 मिनट, और इस देशांतर रेखा का क्या नाम होगा, 68 डिग्री 7 मिनट। और इसके साथ हम लोगों ने पूर्व क्यों लगाया है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रधान यामी उत्तर होती है वो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो इधर का साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर का साइड वेस्ट होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कह रहे हैं कि हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। अभी मैंने आपको जो जो चीज़ें समझाई हैं उसको एक बार मानचित्र पर देख लेते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये जो लाइन है ये कर्क रेखा है, और ये ऐसा लग रहा है ना कि हमारे बिल्कुल मध्य भाग से गुजर रही है। तो अब आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सी रेखा हमारे देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। अब चलिए हम जान लेते हैं हमारे भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो देशांतरीय विस्तार मैंने क्या कहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आप देख रहे हो कि कितना है। और साथ ही हमने आपको बताया था कि हमारे भारत देश का जो दूरी है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, तो इसकी जो दूरी है वो मैंने आपको बताया था 3214 किलोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में दिया है 3200 किलोमीटर। तो आपको जो लगे आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, तो हम उसके डाटा को अपने माइंड में रखेंगे। अगर ऑप्शन में उतना है तो हम लोग एनसीईआरटी के डाटा को ही पिक करेंगे, वरना 3214 किलोमीटर तो हमें याद ही है। तो देखिए, ये जो दूरी की बात की जा रही थी ये इस दूरी की बात की जा रही थी, इसकी दूरी कितनी है 3214 किलोमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया। और ये जो उत्तर का जो सबसे किनारे का पॉइंट है वो लद्दाख है, और यहाँ का जो सबसे किनारे का पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा था कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3200 किलोमीटर है या फिर 3214 किलोमीटर है, आप उसे जो समझो। अब इतना तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो देखिए, हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत देर तक इसके बारे में बातचीत की है। और हमने जो बातचीत की थी कि भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक
कितना दूरी है यानी कितना क्षेत्र है, तो वो है 2933 किलोमीटर, लेकिन बुक में क्या दे रखा है 2900 किलोमीटर। और यहाँ का जो सबसे किनारे का पॉइंट है ये कच्छ है, जो कि गुजरात का है, गुजरात का कच्छ। और इधर का जो सबसे किनारे का पॉइंट है ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से हमने सारी बातों को समझ लिया। और एक बात जो कि हम लोगों को जानना है भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं देशांतर रेखा है ये, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस हम इतना जानते हैं कि ये जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं भारतीय मानक रेखा, और वो कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट है। तो अगर हमसे कभी कोई पूछे कि भारतीय मानक समय क्या है, तो हम उसे बताएंगे कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्व है ना, इधर का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट होता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो 0 डिग्री यामी उत्तर होता है वो लंदन में है, जो कि और इस साइड है, और हम लोग पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो भारतीय या मानक यामी उत्तर है वो 82 डिग्री 30 मिनट है। तो इन सब बातों में आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया समझने में, और आपका कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें जानना है कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी कि हम लोग प्रायद्वीप किसे कहते हैं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि हमारा जो भारत देश है हम लोग उसके साथ प्रायद्वीप शब्द का उपयोग करते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। हमारे भारत की अवस्थिति तो वैसे ही है, हमारा जो भारत देश है उसके 3 तरफ क्या है, जल है। तो देखिए एक बार मैं आपको बताती भी हूँ, जैसे कि हमारा भारत देश है, और हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे भारत देश में इधर का जो भाग है वो जल से भरा हुआ है, इधर का भी भाग जल से भरा हुआ है, और इधर का भी भाग है जल से भरा हुआ है। इधर अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, हिंद महासागर है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसके 3 तरफ जल ही जल है, और इधर का जो पार्ट है वो स्थलीय है, यानी कि स्थलीय क्षेत्र है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा, क्योंकि इसके 3 तरफ जल है, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग भारत के साथ प्रायद्वीप शब्द का उपयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वह स्थल है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा होता है, और वैसे स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए वैसे बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। हमारा जो देश है भारत, वो उसका विस्तार ऐसा है कि ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा है, ना ही उत्तर से दक्षिण की ओर ज़्यादा है। मतलब एक हिसाब से ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, हम उसे मान सकते हैं। लेकिन वैसे देश जिनका पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ पे एक से अधिक मानक समय होता है। वहाँ एक मानक समय से काम नहीं चलता, क्योंकि हम लोग जो मानक समय की गणना करते हैं वो किधर से करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, पूर्व के साइड करते हैं, और फिर पश्चिम के साइड करते हैं। तो उसमें उत्तर और दक्षिण का तो उतना मतलब होता नहीं है। तो वैसे देश जहाँ का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतर होता है, तो वहाँ पे एक मानक समय से काम नहीं चलता है। हम लोगों ने भारत में भारतीय मानक समय रेखा को एज अ भारत के बीच में रखा है। तो क्या हो जाता है कि दोनों साइड उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उसे किनारे में रख देते तो क्या होता, 2 घंटे का अंतर होता है हमारे भारत देश में, तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मानक समय हमारा भारत में वो एक है, जिससे कि हमारा काम चल जाता है। लेकिन आप ध्यान रखो कि वैसे देश जिनका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार बहुत होता है, वैसे देश में एक मानक समय से काम नहीं चलता, वहाँ पे एक से अधिक होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यूएसए में यानी कि अमेरिका में टोटल 7 मानक समय रेखाएं हैं, और कनाडा में 6 मानक समय रेखाएं हैं। तो अब आप सोच सकते हो कहाँ हमारे देश में 1 है और वहाँ पे अमेरिका में 7 है और कनाडा में 6 है। तो कोई बात नहीं, उनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने इतने सारे मानक समय रेखा को मान के रखा है। और फ्रेंड्स, इसके पहले जब हम भारतीय मानक समय रेखा के बारे में जान रहे थे और हम समझ रहे थे प्रधान या उत्तर रेखा को, तो मैंने आपको बताया था कि रूस में टोटल कितने मानक समय रेखा हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये भी कि रूस में कितने मानक समय रेखाएं हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत जो देश है उसकी सीमाएं
7 देशों के साथ लगती हैं। स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ लगती है, यानी कि स्थल से। तो वो देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। अभी हम लोग देखते हैं, मैप में भी देखेंगे, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि भारत देश की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है स्थल पे, यानी कि स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ है? तो 7 देशों के साथ है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये देशों के नाम आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप भी हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी कि दक्षिण के साइड 2 द्वीप है जो भी हमारा पड़ोसी देश है। तो वो कौन कौन सा है? श्रीलंका है और मालदीव है। और देखिए, श्रीलंका और भारत को कौन सी जल संधि अलग कहती है? तो वो है पाक जल संधि। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग कहती है, तो हम क्या बताएंगे? भारत और श्रीलंका को अलग कहती है। तो चलिए अब हम एक बार मानचित्र में देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये हमारा प्यारा देश भारत है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इसके साथ किन किन देशों की स्थलीय सीमा लगती है। तो देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे थोड़ी सी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लग रही है, यहाँ पे चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान रहा, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे म्यांमार है। तो इतने जो देश है वो उनकी सीमा हमारे देश के साथ लग रही है। कैसी? स्थलीय सीमा, यानी कि ये हमारे पड़ोसी देश है। और साथ ही हमने क्या जाना था कि श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। तो देखिए, ये श्रीलंका है और ये जो आपको छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? मालदीव है, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका और मालदीव दक्षिण के साइड द्वीप है जो कि हमारे पड़ोसी देश है। और हमने जाना था पाक जल संधि के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो जल संधि है वो पाक जल संधि है, वो हमारे भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग कहती है। तो इस तरीके से हमने भारत के पड़ोसी देशों को भी देख लिया। तो आपको उनकी लोकेशन बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि कौन सा देश कहाँ पे है जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि हमारे देश को राजनीतिक एवं प्रशासनिक तौर पे कैसे विभाजित किया गया है। तो आप याद देखेंगे कि हमारे देश को टोटल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और आपको 2800 राज्य की राजधानियाँ और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ और उनकी लोकेशन बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो प्यारा देश भारत है उसकी राजधानी क्या है। हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है। और हमारे यहाँ जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया है वो किस आधार पे किया गया है? भाषाओं के आधार पे किया गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कैसा है? विविधताओं से भरा हुआ है। तो हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो उन्हीं भाषाओं के आधार पे हमारे देश में राज्यों का निर्माण किया गया है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि हमारे राज्यों का जो निर्माण किया गया है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है भाषा, जो कि हमारे देश में बोली जाती है। अब अगर हम बात करें कि हमारे देश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा और छोटा राज्य कौन सा है, तो आप ये भी याद रखें कि जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर हम सबसे छोटे राज्य की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है गोवा। तो इतनी बातें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम जानते हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, भारत के भौतिक विभाजन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? पहले उसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मानचित्र पर दिखाऊंगी कि भारत का भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार का है। तो चलिए पहले हम पॉइंट्स को समझते हैं। जैसा कि हमने अभी ऊपर में पढ़ा था कि हमारा जो हिमालय है वो कहाँ अवस्थित है? उत्तर में अवस्थित है। और हमने हिमालय के विस्तार को भी देखा था मानचित्र के माध्यम से कि हिमालय का जो विस्तार है वो किस तरीके से है। अभी फिर से दोबारा से देखेंगे, लेकिन पहले हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। तो देखिए, जो हिमालय है वो 2 शब्दों से बना है, हिम तथा आलय, जहाँ पे कि हिम का अर्थ होता है बर्फ़ और आलय का मतलब हम सभी जानते हैं घर। तो इस तरीके से हिमालय का मतलब क्या हो गया? बर्फ़ का घर। और जो हमारा हिमालय पर्वत है उसे 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। अब आप अगर सोच रहे हो कि श्रृंखला क्या होता है, यानी कि हम श्रृंखला किसे कहते हैं, तो आपको
पिछले वाले चैप्टर के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, यानी कि आपने पिछले चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने वहाँ पे बात की थी कि हम लोग किसी भी पर्वत को श्रृंखला कब कहते हैं। तो देखिए, हिमालय पर्वत जो है उसे मुख्य 3 समांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। अब देखिए, जो हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट है, यानी कि सबसे उत्तर में स्थित जो श्रृंखला है, उसे हम लोग बृहद हिमालय या हिमाद्री का नाम देते हैं। और आपको पता है हमारी जो सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट है ना, वो इसी श्रृंखला में अवस्थित है। कौन सी श्रृंखला में? सबसे उत्तरी श्रृंखला, जिसे हम लोग हिमाद्री या हिमालय कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल के बारे में। तो देखिए, ये जो मध्य हिमालय है वो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अभी हमने जाना है कि हिमाद्री या बृहद हिमालय किसे कहते हैं। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, और मध्य का जो हिमालय है उसे हम लोग मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं, और वो कहाँ है? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अब जब भी आपको हिमाद्री शब्द का प्रयोग किया जाएगा या हिमालय या बृहद हिमालय शब्द का उपयोग किया जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि हम हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला की बात कर रहे हैं। और अगर आपको मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाए, तो आप ये कनेक्ट कर लेना कि हिमाद्री का जो दक्षिण में स्थित हिमालय का पार्ट है उसे हम लोग मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। अब कौन सा क्षेत्र बचा? सबसे दक्षिणी क्षेत्र बचा, क्योंकि उत्तर और मध्य तो हमने देख लिया। तो जो हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है उसे हम लोग शिवालिक कहते हैं। जी हाँ, शिवालिक हिमालय की किस श्रृंखला को कहते हैं? तो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को कहते हैं। अभी हम लोग चित्र में देखते हैं, लेकिन पहले 1-2 बातें और जान लेते हैं। तो देखिए, हिमालय जो है उसके दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, यानी कि हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। और ये जो मैदान है भारत का उत्तरी मैदान, वो कैसा है? वो समतल और सपाट है। और ये जो मैदान है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से है। अब जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं, तो वो हम देखते हैं। पहले आप ये जान लो कि उस मैदान का जो निर्माण हुआ है भारत के उत्तरी मैदान का, वो किन किन नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, साथ ही उनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। और ये जो मैदान है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, जो कि कृषि के अनुकूल है। और फिर जब आप जानते हो कि ये समतल और सपाट है, यहाँ पे कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो जनसंख्या होगी वो सर्वाधिक होगी ही। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं। तो देखिए, नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। निक्षेपण का मतलब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, यानी कि आप सिंपल से जान लो यहाँ पे कि फिर से बनना, यानी कि निर्माण होना। तो देखिए, नदियों द्वारा जो महीन मिट्टी लाई जाती है और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, यानी कि छोड़ दी जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। और ये किन के द्वारा लाई जाती है? तो नदियों द्वारा लाई जाती है। और ये कैसी होती है? बहुत ही महीन मिट्टी होती है। तो सिंपल सा अगर हमें कोई पूछे कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, तो हम बता देंगे कि यह नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। अब बात आती है सहायक नदी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि बहुत सारी सहायक नदियाँ भी थी। तो देखिए, सहायक नदी किसे कहते हैं? तो वैसी नदी जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। यानी कि जो सहायक नदियाँ होती हैं वो छोटी होती है और वो किसी भी साइड से आती है, और फिर कभी पूर्व से भी आती हैं। तो बहुत सारी सहायक नदियाँ पश्चिम से, कभी दक्षिण से। तो वो नदियाँ जो होती हैं वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, और वो जब बड़ी नदी यानी कि मुख्य नदी में आकर मिलती हैं तो अपना सारा जल वहीं विसर्जित कर देती है और वो मुख्य नदी में मिल जाती है। तो उसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। यानी कि ऐसी नदी जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, वो उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने सहायक नदियों के बारे में जान लिया। अब हम देखिए एक बात जानते हैं, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ होती हैं वो विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम आप सभी ने सुना होगा। और ये किन नदियों द्वारा निर्मित की जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। और ये जो डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो आप याद रखेंगे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा है इसकी आकृति कैसी है। तो हम बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि सुंदरवन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में है ये डेल्टा। अब आप सोच रहे होंगे कि डेल्टा असल होता क्या है, हम लोग डेल्टा कहे जा रहे हैं, ये आखिर ये होता क्या है। तो देखिए,
डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। अब आप सोचोगे कि नदी के मुहाने पर यानी कि नदी का मुहाना क्या होता है। तो देखिए, जब नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं तो उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। यानी कि नदियाँ जब समुद्र में प्रवेश करती हैं तो जिस जगह से प्रवेश करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। अब आप समझ रहे होगे कि डेल्टा स्थल क्या होगा, कि वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है उसे हम लोग डेल्टा स्थल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी जान लिया कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, सहायक नदी क्या होती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है और उसकी आकृति कैसी है, और साथ ही हमने डेल्टा स्थल के बारे में भी समझ लिया। तो अब हम थोड़ा मानचित्र पे चलते हैं और हिमालय के विस्तार को देख लेते हैं। दोस्तों, इसके पहले जब हमने हिमालय का विस्तार देखा था तो वो इन्हीं क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो अब इसके डिवाइडेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है और तीनों जो है वो अलग अलग कलर में लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत को जो 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है वो कैसे बांटा गया है। तो देखिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और ये जो हिमालय का पार्ट है वो सबसे उत्तर में स्थित है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यानी कि हिमालय का वह पार्ट जो कि सबसे उत्तर में स्थित है उसे हम लोगों ने नाम दिया है वृहत हिमालय या हिमाद्री। और हिमालय का जो बीच का पार्ट है, जिसे हम लोग कह रहे थे कि हिमाद्री के दक्षिण में जो पार्ट स्थित है, जैसे कि ऊपर हम लोग जाते हैं तो वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है और जब हम नीचे आते हैं तो वो साउथ होता है। तो यहाँ पे हम क्या हिमाद्री या वृहत हिमालय से नीचे ही तो आ रहे हैं। तो इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, मध्य हिमालय या हिमाचल कहा है। यानी कि हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट हो गया वृहत हिमालय, जो मध्य का भाग हो गया उसे हम लोग मध्य हिमालय कहेंगे या हिमाचल कहेंगे, और जो सबसे नीचे का पार्ट हो जाएगा जिसे मैंने 3 लिखा है उसे हम लोग कहते हैं शिवालिक श्रृंखला। तो इस तरीके से हमने हिमालय की तीनों श्रृंखला के बारे में जान लिया। साथ ही हमने पढ़ा था कि जो सबसे ऊंची शिखर है एवरेस्ट, वो कौन सी श्रृंखला में स्थित है, तो वो बृहत हिमालय की श्रृंखला में स्थित है और उसकी जो अवस्थिति है वो यहाँ पे इस प्रकार है। तो यानी कि अब आप समझ सकते हो कि हिमालय को हमने कैसे 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया है। तो इस तरीके से ये रहा हमारा हिमालय का विस्तार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। आप लोग सब जानते होंगे कि हमारा जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है। जी हाँ, उसका नाम थार है। तो देखिए, हमारा जो भारतीय मरुस्थल है वो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और वो कैसा मरुस्थल है, शुष्क है, गर्म है, साथ ही रेतीला स्थल है। तो इस तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि भारतीय मरुस्थल कैसा है तो आप उसे बता सकते हैं कि वो शुष्क है, गर्म है और रेतीला है। रही बात इसकी अवस्थिति, तो एक बार हम मैप में भी देखेंगे। फिलहाल हम पहले सारे पॉइंट्स को पढ़ के समझ लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। हम लोग अक्सर जानते हैं कि हमारे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, पठारों वाला क्षेत्र है। तो देखिए, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम लोग भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, और वहाँ पे हमने देखा था कि इसकी जो आकृति थी वो ट्रायंगुलर शेप में थी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे उत्तरी मैदान के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार स्थित है उसकी आकृति कैसी है, तो वो त्रिभुजाकार है और उसका जो धरातल है वो ऊंचा नीचा है। अभी हमने जाना था कि जो उत्तरी मैदान है उसका जो धरातल है वो समतल है, लेकिन यहाँ पे उसके अपोजिट है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का जो धरातल है वो ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियाँ स्थित हैं। इसकी उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। फ्रेंड्स, इसके पहले भी जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, अरावली श्रृंखला के बारे में। तो यहाँ पे फिर से वही बातें बताई जा रही हैं कि उत्तर पश्चिम में जो अरावली श्रृंखला स्थित है प्रायद्वीपीय पठार के, तो वो कैसी श्रृंखला है, वो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अब हम लोग जानते हैं विंध्य और सतपुरा पहाड़ियों के बारे में। तो देखिए, विंध्य एवं सतपुरा की पहाड़ियों से नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ निकलती है जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और वो किस सागर में मिल जाती हैं, अरब सागर में मिल जाती हैं। हम लोगों ने अरब सागर की अवस्थिति को भी देख लिया है कि वो किस साइड है, वो भारत के पश्चिमी साइड है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, नर्मदा और ताप्ती। और ये किन पहाड़ियों से निकलती, तो विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। और कहाँ पे जाके मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको ये सब बातें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। यानी कि
प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके पश्चिम में कौन सा घाट स्थित है? पश्चिमी घाट स्थित है, जिसे हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। और पूर्व में जो घाट स्थित है उसे हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। तो देखिए, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो एक समान रूप में है, लेकिन वही जो पूर्वी घाट है वो बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान, यानी कि इसका जो विस्तार है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग प्रकार है। कहीं से टूटा हुआ है और हर एक जगह एक जैसा नहीं है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। यानी कि ये जो पठार होते हैं, हम लोगों ने जब पिछले अध्याय में पठारों के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि पठारों में खनिजों की अधिकता होती है। तो उसी तरीके से ये जो पठार है, यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है इन पठारों में। अब हम जानते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। यानी कि पश्चिम घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वी घाट का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे कैसे मैदान है? तो तटीय मैदान है। तटीय मैदान यानी कि तट के किनारे जो मैदान होते हैं उसे हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो भारत है उसकी सीमा समुद्रों से लगती है, तो समुद्र के किनारे जो स्थल होते हैं उसे हम लोग तट कहते हैं। यानी कि समुद्र के किनारे का जो स्थल भाग होगा उसे हम लोग तट कहते हैं। तो तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में। अब देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, यह एक पॉइंट छूट गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरी है और पूर्वी तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत चौड़ी है। यानी कि जो पश्चिम तटीय मैदान है वो कम क्षेत्र में है, मतलब संकरा जिसे हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़े मैदान है। यानी कि अगर हम लोग कंपैरिजन करें पूर्वी तट मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में, तो कौन सी मैदान संकरी है? पश्चिमी तटीय मैदान संकरी है। और वहीं अगर हम बात करें पूर्वी तटीय मैदानों की तो वो अपेक्षाकृत चौड़ी है। अब देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां थी वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां थी और वो अरब सागर में मिल रही थी। और अब हम क्या जान रहे हैं कि जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, वो किस जगह पे गिरती हैं? तो वो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए, ये जो नदियां हैं वो अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, डेल्टा के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे फिर से बात करने का कोई मतलब नहीं है। और ये जो मुहाना भी क्या किसे कहते हैं वो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है कुछ मिनट्स पहले। तो देखिए, ये जो नदियाँ हैं वो अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं प्रमुख नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है नदियों के मुहाने पे। तो देखिए, ये जो डेल्टा है वो बंगाल की खाड़ी एवं गंगा एवं प्रमुख नदियों के मुहाने पर स्थित है। यानी कि वो नदियाँ जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ थी वो कहाँ पे मिल रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो सुंदरवन डेल्टा होगा वो किसके पास होगा? बंगाल की खाड़ी के पास होगा। यानी कि उन नदियों का जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी के पास ही होगा ना। तो इस तरीके से अब हमें समझ में आ गया कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं प्रमुख नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो इस तरीके से हमारे ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं भारत के 2 द्वीप समूहों के बारे में। तो देखिए, भारत का जो पहला द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप। हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में। और ये कौन से सागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर है। और ये जो द्वीप है वो प्रवाल द्वीप है। तो अब आप समझ नहीं रहे होगे कि प्रवाल द्वीप क्या होता है, तो वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल आप याद रखो कि ये जो लक्षद्वीप है वो केरल के तट से कुछ दूर है और ये कैसा द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है। और जो दूसरा द्वीप समूह है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए, और ये जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वो भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और हमारी जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे स्थित है? वो भी इसी द्वीप समूह में आती है, इंदिरा पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो जो चीज़ें पढ़ी आप उसको एक बार इस मानचित्र में देख लीजिए। अभी हमने द्वीप समूहों के बारे में पढ़ा, तो देखिए द्वीप समूह ये रहे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण के पठारों के बारे में, तो ये रहे दक्षिण का पठार। और हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा था, तो जो कि भारत के पश्चिम में थी, तो वो ये रही। हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, तो हिमालय यहाँ पे स्थित है। और साथ ही हम लोग जो कह रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब नदियों का मैदान है, तो वो देखिए वो यहाँ पे है, जैसे हम लोग उत्तर का मैदान भी कह रहे थे। और साथ ही हमने पढ़ा कि
पूर्व का तटीय मैदान और ये रहा पश्चिम का तटीय मैदान। तो आप एक बार इस मानचित्र को ध्यान से देखिए और जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसे इससे कनेक्ट कीजिए। और हमारा चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।